अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 17 इयर्स। आई एम आल्सो द सीईओ ऑफ मिर्चावालाज़ हब ऑफ अकाउंटेंसी, जो हमारा इंस्टीट्यूट है। और इंस्टीट्यूट के ऑपरेशंस अल्हम्दुलिल्लाह अब तो वर्ल्ड वाइड हो गए हैं बिकॉज़ ऑफ ऑनलाइन। लेकिन वैसे हमारी लोकेशन कराची बेस्ड है, राइट? ओके। एसीसीए, आईसीएडब्ल्यू, सीएफए, ये सारी क्वालिफिकेशन में हम डील करते हैं। मेरे अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली यूके टैक्स है, टैक्सेशन है। और नंबर 2 है मेरा पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हर लेवल का, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल। और इवन मैं खुद आईसीएडब्ल्यू की कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग भी पढ़ाता हूँ, जो शायद कराची में 2-3 लोग कराते हैं। तो वो बिल्कुल एक पीएचडी लेवल पेपर है, राइट? ओके। अब सबसे पहली चीज़, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिख ली हैं ताकि हमारा वक़्त कीमती है, ताकि हम स्मार्टली मूव करें, स्मार्टनेस के साथ मूव करें, राइट? ओके। तो सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स लिखा हुआ है। देखिए, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इससे पहले, जिसमें मैंने सब बच्चों को वेलकम किया था फॉर दिस कोर्स। उसमें ही मैंने कहा था, देखें, एक इल्म ऐसा होता है, जैसे अगर हमें अपनी वेल्थ को मैनेज करना है ना, तो आप स्टॉक्स में जाते हो, आप दूसरे प्रॉपर्टी मार्केट में जाते हो, बिटकॉइन में जाते हो, गोल्ड में जाते हो, सब में। वो सब ऑप्शंस हैं, जाना है जाओ, नहीं जाना नहीं जाओ। लेकिन भाई एक बार आपने कमा लिया तो आपने टैक्स तो हर हाल में पे करना है ना। तो आपके पास टैक्सेशन की बेसिक नॉलेज होना है, समझ लो फर्ज़ है। कितनी बार है, तो अब लोग कहते हैं सर आप ये काम कर सकते हैं कि आप टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएँ, वो आपका काम कर देगा, बिल्कुल कर देगा। और मैं अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि टैक्स कंसल्टेंट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक टैक्स का स्पेशलिस्ट, वो अलग ही होता है। वो अलग होता है, ज़ाहिर बात है, उसने इल्म हासिल किया होता है, उसका तजुर्बा होता है, बहुत बड़ा तजुर्बा होता है। उसके पास इवन ये भी तजुर्बा होता है कि डिपार्टमेंट से कैसे डील करना है। एक सेकंड होल्ड। आप बेशक कानून सीख जाओगे, रिटर्न फाइल करना सीख जाओगे, लेकिन कई बार आपका ऑडिट खुलता है, यानी टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि आप अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करके जमा कराते हो ना। तो आप जब मैं अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करके जमा कराऊँगा, तो बेईमानी भी तो कर सकता हूँ, मेरे अंदर नफ्स भी तो है, मेरे साथ शैतान भी तो लगा हुआ है। तो मैं 1 करोड़ का टैक्स को 10,000 का टैक्स भी तो बना के पेश कर सकता हूँ। तो टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो ऑडिट करे। तो कई बार ऑडिट भी खुलता है, उसके नोटिसेज़ आते हैं। तो अब यहाँ पता लगता है कि किस में कितना दम है, कि कितना बड़ा टैक्स का स्पेशलिस्ट है, वो डिपार्टमेंट से कैसे डील करता है। मुझे आज भी याद है, अभी कुछ सालों पहले यूएई में वीएटी यूएई में वीएटी इंट्रोड्यूस हुआ था, वैट, सही? तो हर बच्चा वैट रिटर्न फाइल करने में के काम में लग गया था। वहाँ भी कितनी हर किस्म की कौमें लग गई थी दुबई में। और इतने कम रेट में, कोई 100 दिरहम में काम कर रहा है, कोई 200 दिरहम में, ठगा-ठग। तो मेरी उस वक़्त कुछ इंडस्ट्री के कुछ स्पेशलिस्ट लोगों से बात हुई, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि मुस्तफ़ा, ये शो अभी कुछ दिन चलने दो। अभी तो लोग पैसा बचाने के लिए किसी भी बच्चे से रिटर्न फाइल करा लेंगे। बोला गेम तब समझ में आएगी जब कुछ महीनों बाद डिपार्टमेंट नोटिसेस भेजेगा ना, तो वो बच्चा डील नहीं कर सकता। तो उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए। अब तो मैं इससे अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप कंसल्टेंट के पास ना जाएँ। आप जाएँ कंसल्टेंट के पास, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको पता तो हो वो आपके साथ कर क्या रहा है। यहाँ तो ऐसे कितने केसेज़ हैं कि आपके आपके पास इतनी वेल्थ है और वो आपके रिटर्न में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही। और ना आप उससे पूछ रहे हो क्योंकि आपके पास नॉलेज भी नहीं है। तो आप एटलीस्ट, मैं खुद पर्सनली जब भी कभी, जैसे मैं खुद बहुत बिज़ी हूँ अपनी एजुकेशन एक्टिविटीज़ में, तो मैं अपने अपने टैक्स लॉयर के पास मैं खुद जाता हूँ। कई घंटे उससे मीटिंग करता हूँ, एक-एक चीज़ पूछता हूँ, भाई इस बैंक अकाउंट का क्या है? इन शेयर्स का क्या है? इसका क्या है? इसका क्या है? पूरा वो मुझे एंड में समझाता है, ट्राई करता है, तब मैं मुतमईन होता हूँ, तो मैं कहता हूँ यस क्लिक करो और पे करो और रिटर्न फाइल करो। ये होता है। तो आप वो इल्म तो हासिल करें। तो इसका मकसद ये है, ठीक है? और प्लस हम आपको उस वेबसाइट पे ले जाएँगे, नहीं आज की क्लास में तो हम नहीं जाएँगे, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग से आपको बाकायदा, आपको एफबीआर की वेबसाइट पे आपको रियल रियल रिटर्न फाइलिंग आप सीखोगे। तो इट्स अ बिग थिंग, राइट? ओके। साथ-साथ मैंने ये सब लिख दिया है। आप अपना रिटर्न भी फाइल कर सकते हो, अपनी फैमिली वालों का रिटर्न फाइल कर सकते हो। आप, सबसे बड़ी बात, यू मस्ट नो योर वेल्थ। भाई आपकी आपकी व्हाइट दौलत आपको पता लग जाएगी कि आपकी व्हाइट वेल्थ कितनी है। अच्छा, हमारे ज़हनों में शायद ब्लैक मनी का तसव्वुर ये है, वो पैसा जो पाउडर से कमाया हुआ है, या वो पैसा जो टारगेट किलिंग से कमाया हुआ है। नहीं, 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 नहीं। भाई टीचिंग का पैसा भी ब्लैक मनी हो सकता है। टीचिंग से कमाया हुआ, खालिस मेहनत करके चीख-चीख के गले फाड़-फाड़ के पढ़ाने वाला पैसा भी ब्लैक मनी हो सकता है। अगर तुमने उस पे टैक्स नहीं पे किया, तो भी ब्लैक मनी हो सकता है भाई। ओके? तो अब
लोगों को यही नहीं पता होता उनकी वेल्थ कितनी है, उनकी सफेद व्हाइट वेल्थ कितनी है। और कई बार वो ऐसे ही अपने टैक्स कंसल्टेंट को बोलते हैं, हाँ यार मुझे ये फॉर्च्यूनर गाड़ी लेनी है, मुझे ये प्राडो लेनी है। तो वो टैक्स कंसल्टेंट बोलता है, भाई तेरी वेल्थ मैंने सिर्फ 10 लाख रिपोर्ट की हुई है और तू 70 लाख या 1 करोड़ रुपए की गाड़ी लेने जा रहा है, कैसे साबित करेगा? टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछ लिया, भाई कहाँ से आया, तो कैसे साबित करेगा यार? मसले है ना। हाँ जी। इसी तरह अब जो है ना, टैक्स का जाल भी बहुत तंग हो रहा है। मैंने अपनी वीडियो में भी ये बात बोली थी। अब ऐसे लिंक आ गए, एफबीआर मालूमात के नाम से एक लिंक आ गया उनकी वेबसाइट पे। उस पर आप एक क्लिक करें तो आपकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री आ जाती है। अब जरा सोचो, आप साल की इतनी कम 2 4 5 लाख रुपए की इनकम दिखा रहे हो टोटल, और साल में 3 ट्रिप तो आपके लग चुके हैं, क्योंकि अब तो एडवांस टैक्स डिडक्ट हो जाता है। आप ट्रैवल करते हो, उस टिकट के साथ आपका टैक्स डिडक्ट हो जाता है। तो टैक्स डिपार्टमेंट को फौरन से पता लग जाता है कि आपने इतनी ट्रैवलिंग की है। तो एक सेकंड में आपको कमिश्नर बोल सकता है कि यार तुम इतनी इतनी ट्रैवल करते हो मुल्क में और इतनी सी तुम्हारी इनकम। तो ये चीजें अब आपको बैलेंस आउट करनी पड़ेंगी। अगर टैक्स बचाना भी है तो वो भी एक अकल से बचाना है, बेअकली से थोड़ी बचाना है। समझ रहे हैं बात को? देन फिर एक और एरिया इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करेंगे। यू विल बी एबल टू नो विच पाथ इज बेटर टैक्स प्लानिंग। देखें, आपने अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, कारोबार करना है, धंधा करना है, तो आप एज अ सोल ट्रेडर भी कर सकते हो, एज एन इंडिविजुअल सोल ट्रेडर भी कर सकते हो। तो अगर एक बिजनेस आप एज अ सोल ट्रेडर चलाते हो तो उसके ऊपर आपका क्या टैक्स रेट्स होंगे और क्या टैक्स कैलकुलेशन होगी, ये पहला पार्ट। नंबर 2, आप उसी बिजनेस को चला सकते हो एज एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। जैसे आप लोगों ने बचपन से एक नाम सुना है पार्टनरशिप का, वो यहाँ हमारे पाकिस्तानी टैक्स में एओपी के नाम से चलता है, राइट? ओके, ठीक। इसी तरह तवज्जो सुने, इसी तरह आप चाहो तो अपना बिजनेस लिमिटेड कंपनी की फॉर्म में भी चला सकते हो। लेकिन जब आप लिमिटेड कंपनी की फॉर्म में बिजनेस को चलाओगे तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे। तो अब उस कंपनी से पैसे कैसे निकलवाने हैं, उस कंपनी से पैसे निकलवाने की भी कोई ना कोई सोर्स होगी। तो एक सोर्स तो ये गौर से सुने कि आप उस जो कंपनी आपने फॉर्म किया आप उसके शेयर होल्डर बन जाओ, तो एज अ डिविडेंड इनकम आप उसमें से निकलवा सकते हो। उम्मीद है आप जो ऑडियंस बैठी है उसको डिविडेंड का मतलब पता है। आप उससे डिविडेंड इनकम की फॉर्म में कंपनी से पैसा निकाल सकते हो, एक ऑप्शन। नंबर 2, आपने जो कंपनी फॉर्म की है आप उसके डायरेक्टर बन जाओ और आप एज अ सैलरी विड्रॉ करो, एज अ क्या विड्रॉ करो, सैलरी विड्रॉ करो। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये अच्छा, मैं अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको, राइट? तो एक टैक्स प्लानिंग का एरिया भी आपको कराया जाएगा। और हमारी कुछ ऑडियंस ऐसी भी है जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर या एसीसीए के अंदर या आईसीडब्ल्यू के अंदर या आई कैप के पेपर्स के अंदर टैक्स पढ़ा हुआ भी है। कुछ ऑडियंस ऐसी भी है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं स्क्रैच से ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऑडियंस ऐसी भी है। तो उस ऑडियंस में ये टैक्स प्लानिंग के कुछ क्वेश्चंस अपनी लाइफ में किए हुए भी जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है। तो उसमें आपके पास डिफरेंट रूट्स होते हैं कि भाई आप यूं जाओगे, एज अ सोल ट्रेडर जाओगे तो क्या होगा, एज एन एओपी जाओगे यानी पार्टनरशिप जाओगे तो क्या होगा, एज अ लिमिटेड कंपनी की फॉर्म में बिजनेस करोगे तो क्या होगा। हाँ, समझ रहे हैं? ओके। इसी तरह एक और मिसाल देता हूँ। भाई दो भाई हैं, वो अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो एज अ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, एज अ पार्टनरशिप यानी एज एज एओपी, ठीक है? लेकिन याद रहे कि आप एज एओपी पार्टनरशिप करोगे ना काम, तो आपको जितना भी पार्टनरशिप फर्म पैसा कमा रही होगी उस पर टैक्स देना होगा, जितना भी फर्म पैसा कमा रही होगी उस पर टैक्स देना होगा, राइट? लेकिन एक तरीका ये है कि एक भाई ओनर बन जाए, इन दोनों को मिलकर कारोबार करना है ना, तो लीगल शक्ल इस तरह भी बन सकती है कि एक भाई ओनर बन जाए और दूसरा भाई उसका एम्प्लॉय बन जाए। एक भाई ओनर बने और दूसरा भाई उसका एम्प्लॉय बने। अब क्या होगा, जरा और से सुने। तो जो दूसरा भाई है ना, उसको आधी आधा जो उसका प्रॉफिट शेयर है वो सैलरी के फॉर्म में दे दे, एम्प्लॉय की फॉर्म में। तो सैलरी इनकम पे हम पढ़ेंगे, अभी आपने पढ़ा नहीं है। सैलरी इनकम पे पहले 6 लाख पे समझ लो कोई टैक्स नहीं है। जो दूसरा भाई एम्प्लॉय बन गया ना, उसको जो इनकम मिलेगी वो एम्प्लॉयमेंट इनकम मिलेगी। तो सैलरी पे पहले 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो जो भाई एम्प्लॉय बना उसका भी टैक्स माफ हुआ 6 लाख तक का। फिर जिस भाई ने एम्प्लॉयर बन के उसको सैलरी दी है, जिस भाई ने सेठ यानी एम्प्लॉयर बन के अपने दूसरे एम्प्लॉय भाई को सैलरी दी है, तो एम्प्लॉयर के लिए वो सैलरी एक अलाउड एक्सपेंस होता है, अलाउड एक्सपेंस होता है। तो उसको अपनी बिजनेस इनकम में से भी रिलीफ मिल जाएगा, ट्रेडिंग इनकम में से भी उसकी इनकम भी कम शो हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़े हुए नजर आ रहे होंगे, सोचें। तो दोनों भाइयों को फायदा हो जाएगा, सही है? तो इस तरह की प्लानिंग पास ये सारे हम आपको सिनेरियोज बना के भी कराएंगे, राइट, ताकि आप लोग सीखें। अब थोड़ी सी मैं ग्राउंड भी बना रहा हूँ, जनरलाइज बात भी करूंगा ताकि हल्का हल्का ग्राउंड बनता जाए, सीखते जाओ। पर्पस ऑफ टैक्स, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ अब ये पूरी दुनिया के लिए कॉमन है। ये दिस इज नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू पाकिस्तान, बल्कि ये
पूरी दुनिया के लिए कॉमन बातें जो बातें बता रहा हूँ, सही है? कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों चार्ज करती है। टैक्स सबसे पहले तो गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम होती है, तभी टैक्स डिपार्टमेंट को रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी कहते हैं। टैक्स डिपार्टमेंट को रेवेन्यू डिपार्टमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम है, सही है? और गवर्नमेंट के डिफरेंट खर्चे भी होते हैं, जैसे गवर्नमेंट खर्चा कर रही होती है, एजुकेशन पे करती है, आर्मी पे करती है, डिफेंस पे करती है, हेल्थ पे करती है, कंस्ट्रक्शन पे करती है, सारे खर्चे, सही है? अब टैक्स का एक मकसद है, पहला नाम है इकोनॉमिक फैक्टर्स, सही है? टैक्स के जरिए गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट को उठा भी सकती है और किसी को यूं ठक जमीन पे भी मार सकती है टैक्स के जरिए, राइट? जैसे अगर आप लोगों को याद हो कि 2008 में आंखें और कान खोलें, हमारी स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी और स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी बुरी तरह, बहुत बुरी तरह, इतनी बुरी तरह क्रैश हुई थी कि एंड में बंद हो गई थी कुछ अरसे के लिए। हिस्ट्री में एक ही बार ऐसा सीज हो गई थी। तो उस दौर में मुझे याद है कि बहुत बुरी तरह जब स्टॉक मार्केट बंद हो गई, यानी गिर गई ना बहुत बुरी तरह, तो एक दिन ऐसा आया जिस दिन अनाउंसमेंट हुई कि अब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और स्टॉक मार्केट जो बड़े बड़े गुरुज हैं ना, एकेडी वगैरह, उन सबकी मीटिंग हो रही है, ठीक है? और वो जैसे ही मीटिंग एंड हुई ना, तो एक 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 लाइन लिखी हुई आ रही थी टीवी चैनल पे कि अगले 2 साल तक स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्ट करेगा तो कैपिटल गेन टैक्स माफ। अगले 2 साल तक स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्ट करेगा तो कैपिटल गेन टैक्स उस पर माफ है, यानी अब आप इन्वेस्ट करें, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट करें। अभी जैसे ही ये स्टेटमेंट आई ना, तो उस दिन मार्केट ने ऐसा झटका लिया था, एकदम झटका लिया था। वो अलग बात है कि बाद में फिर गिर गई थी, लेकिन उस दिन एक झटका आया था जोरदार। इसका मतलब गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स के जरिए किसी भी डिपार्टमेंट को उठा भी सकती है, किसी भी डिपार्टमेंट को गिरा भी सकती है। एक और मिसाल देता हूँ, लेट अस से गवर्नमेंट चाहती है कि मुल्क में सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, तो गवर्नमेंट यूज कर सकती है, सीमेंट सेक्टर को उठाना चाहती है ना, तो गवर्नमेंट ये लॉ पास कर सकती है कि अगर आपने सीमेंट के शेयर्स खरीदे तो उस पर जो भी कैपिटल गेन होगा या उससे जो भी आपकी कमाई मिलेगी वो सब टैक्स फ्री है, तो ऑटोमेटिकली लोग इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे, लोग उस सेक्टर की तरफ इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे। हाँ, मैं एक मिसाल देता हूँ। अभी रिसेंटली, तवज्जो, अभी रिसेंटली इमरान खान ने ये जो लॉ पास किया है कि दिसंबर 2020 से पहले आप कंस्ट्रक्शन में जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, काला धन लेकर आ जाएं, आपका सिर्फ कंस्ट्रक्शन में लगा दें उस पैसे को, तो वो पैसा वाइट हो जाएगा, फिर कोई पूछेगा भी नहीं कहां से आया। बेशक आपने उस पैसे पे टैक्स पे नहीं किया, यानी आपका पैसा धुल जाएगा, आपका पैसा क्लीन हो जाएगा, आपका काला पैसा सफेद हो जाएगा, आप कंस्ट्रक्शन में डाल के निकाल लें। तो इससे क्या फायदा हुआ कि मुल्क में एकदम एकदम मुल्क में इन्वेस्टमेंट आई, मुल्क में एकदम इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई, क्योंकि हमारे मुल्क में तो मेजोरिटी लोगों के पास काला पैसा ही है। हमारे यहाँ ब्लैक इकोनॉमी बहुत बड़ी है, ये सच है बिल्कुल। और मैंने तो हमेशा देखा है कि हमारी मार्केट्स उठती ही तब है जब ब्लैक पैसे की इजाजत हो, बल्कि दुनिया भर में यही होता है, दूसरे मुल्कों में भी ये है। न्यूयॉर्क में ऐसा कितना है, यूके में कितना ऐसे रास्ते हैं कि वो काला धन अलाउ करते हैं ताकि बाजार में जान रहे। भाई बाजार में जान ही तब आती है जब एकदम पैसा आके गिरता है बाजार में। तो बहरहाल इसके बाद जब इमरान खान ने ये सब करा तो एकदम सीमेंट के शेयर्स धड़ाधड़ छक्के लग गए। ये आपका देर इज ये स्टील सेक्टर, क्योंकि सीमेंट और स्टील दोनों यूज होता है, ये ऊपर निकल गया, ठीक ठाक शेयर्स ऊपर चले गए। इवन प्रॉपर्टी मार्केट में भी एक हलचल शुरू हो गई है, प्रॉपर्टी मार्केट में भी गर्मी आ गई है, जोश आ चुका है। तो देखो ये सब टैक्स के जरिए ही तो हुआ, टैक्स की तो लालच दी, नहीं समझ रहे बात को। अच्छा एक रियल एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ आप सब जानते हैं अनफॉर्चुनेटली पावर के बहुत इश्यूज हैं, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेजेस, ये सब बहुत है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है कि पावर सेक्टर को सहारा देने के लिए, ताकि लोग पावर सेक्टर की तरफ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, तो अगर आप किसी पावर सेक्टर के किसी कंपनी के अगर आप शेयर्स खरीदते हैं, जैसे आप हब पावर के शेयर्स खरीदते हैं, आप निशात चुनिया पावर के शेयर्स खरीदते हैं, आप एंग्रो पावर के शेयर्स खरीदते हैं, तो पावर कंपनी के अगर आपने शेयर्स खरीदे और उन शेयर्स से आपको जो भी डिविडेंड इनकम मिलेगी, उन शेयर्स से आपको जो भी डिविडेंड इनकम मिलेगी उस पर सिर्फ 7.5% समझ लो टैक्स है। वैसे नॉर्मली टैक्स रेट ज्यादा है, करीब 15% है डिविडेंड पे, लेकिन पावर सेक्टर पे इन्वेस्ट करने पे क्या है 7.5%। तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ने लोगों का रुझान पावर सेक्टर की तरफ कर दिया। तो टैक्स के जरिए गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट को उठा भी सकती है, किसी को भी गिरा भी सकती है, ठीक है, शॉर्टकट बात करते हैं। इसी तरह टैक्स के जरिए गवर्नमेंट ट्रैफिक भी कंट्रोल कर लेती है। आपने फॉरेन कंट्रीज में देखा होगा कि कुछ रोड, जैसे यूके में लंदन में वो कौन सी स्ट्रीट है, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, बहुत बिजीएस्ट स्ट्रीट है, तो वहां अगर आप एक बार भी गुजर जाए ना तो आपके ऊपर 30 पाउंड का वो टैक्स लग जाता है। तो टैक्स के जरिए ट्रैफिक भी कई बार कंट्रोल होता है, सही, ऐसी बहुत बातें।
देन सोशल फैक्टर्स, टैक्स का एक बहुत बड़ा मकसद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अच्छी कब होती है? अमीरों से लेकर गरीबों पे खर्च करो। टैक्स का एक और मकसद होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी पोल्यूशन वगैरह कंट्रोल करना। सही। तो कई बार गवर्नमेंट ऐसे लॉबी बनाती है कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल कार बाय की, आपने ऐसी कार बाय की जो CO2 इमिशन नहीं करती, तो उस पर टैक्सेस कम होते हैं, बहुत कम होते हैं या जीरो टैक्सेस होते हैं। और ऐसी गाड़ियां बाय की जो हाई पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, उन पर टैक्सेस ज्यादा होते हैं। तो टैक्स के जरिए गवर्नमेंट पोल्यूशन भी कंट्रोल करती है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। नाउ, अच्छा, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, ये दो टाइप के टैक्सेस, मैं उम्मीद करता हूँ इस लेवल तक जो ऑडियंस है उनको पता होगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। प्लीज, ये बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ, बस लगा रहा हूँ टाइम। चलो सुनो, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इनकम पे चार्ज हो, इनकम पे चार्ज हो। जैसे आप जॉब कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट इनकम मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट इनकम पे जो टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है। आप आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस इनकम पे जो टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है। आपने अपना पैसा लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट किया, वहां से डिविडेंड इनकम आ रही होगी, उस पे जो टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है। आपने अपना पैसा बैंक में इन्वेस्ट किया, वहां से इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी, उस पे जो टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है। आसान लफ्जों में, हर वो टैक्स जो इनकम पे चार्ज हो, हर वो टैक्स जो इनकम पे चार्ज हो, वो डायरेक्ट टैक्स है। सही है। नंबर 2, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। जैसे पाकिस्तान में GST, जैसे कुछ मुल्कों में, यूके वगैरह में वैल्यू एडेड टैक्स, VAT। ओके, तवज्जो सुने। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में ये बड़ी मशहूर बात है, बहुत कम लोगों ने पढ़ा हुआ भी होगा, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है इसकी अकाउंटिंग भी पढ़ाई जाती है। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में ये बड़ी मशहूर बात है कि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन फाइनल कंज्यूमर बेयर करता है, वन हु कंज्यूम्स। तो हम जब पेप्सी पीते हैं तो उसके अंदर GST होता है, जो पी रहा होता है उसी के ऊपर बोझ आ रहा होता है। जो रेस्टोरेंट जाता है, पिज्जा हट जाता है, फला रेस्टोरेंट जाता है, उसके अंदर GST लगा हुआ आता है, तो कंज्यूमर बेयर कर रहा होता है। सही है। हम होटल में रूम बुक कराते हैं तो सर्विसेज के ऊपर भी GST लग रहा होता है। सही है। इंश्योरेंस की सर्विस के ऊपर, कई बार एयर टिकट के ऊपर GST लग रहा होता है, ये सब चीजें, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है। अच्छा, एक और बेसिक बात, हमारे यहाँ ये दो मेजर डिपार्टमेंट्स बड़े एक्टिव हैं, ये नाम आपको पता होना चाहिए। एक नाम है SRB, एक नाम है SRB, सिंध रेवेन्यू बोर्ड। ओके, ये किस में डील करता है? सेल्स टैक्स, सर्विसेज के ऊपर जो सेल्स टैक्स है ज्यादातर ये उसमें डील करता है। सर्विसेज के ऊपर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, सेल्स टैक्स है, उस पर डील करता है। ठीक है, हमारे, मैं अपने सूबे के लिहाज से बता रहा हूँ। और ये SRB ज्यादातर सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है, समझ गए, सिंध गवर्नमेंट के अंदर आता है। दूसरी तरफ है आपके पास FBR, फेडरल। FBR का जो F है वो फेडरल है, राइट। ये विफाक के हाथ में, ये फेडरल के हाथ में। ठीक है, यानी ये सिंध गवर्नमेंट के लोग नहीं है, FBR सिंध गवर्नमेंट के नहीं, इसका डायरेक्ट लिंक विफाक से, राइट। ओके, इसका सबसे मेजर काम क्या है? ये डील करता है इनकम टैक्स में, ये डील करेगा इनकम टैक्स, यानी डायरेक्ट टैक्स में डील करता है सारे। और ये सर्टेन सेल्स टैक्स में भी डील करता है, रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, सर्टेन सेल्स टैक्स ऑफ गुड्स, ओके। वहां मैंने सर्विसेज की बात कर दी, समझ लो यहाँ गुड्स की बात कर दी। तो ये दोनों डिपार्टमेंट्स आपको पता होना चाहिए। FBR फेडरल के अंडर आता है, और ये SRB ये सिंध गवर्नमेंट के अंदर आता है, राइट। ओके, हमारे इस कोर्स में, हमारा जो कोर्स है उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा कोर्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से, यानी डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। तो हमारे कोर्स के लिए ज्यादा रेलेवेंट बॉडी ये FBR की है, ज्यादा रेलेवेंट बॉडी FBR की है। SRB हमारे लिए यहाँ रेलेवेंट इतनी नहीं होगी। ओके, देख लो एक नजर। अच्छा जी, अब मैं बहुत जबरदस्त मुद्दे पे आ रहा हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट एरिया पे आ रहा हूँ यार। जब मैं जिंदगी में, मैं जब भी टैक्स पढ़ाता हूँ ना, तो मैं बच्चों को ये चीज जहन में डालता हूँ, और ये वाकई जहन में डालने वाली बात है। देखें, टैक्स के अंदर तीन चीजें बहुत अहम है, टैक्स के अंदर तीन चीजें बहुत अहम है। मैं एक सिंपल बात बताता हूँ। आज कोई बंदा मेरे पास आया और मुझे बोले यार मेरा टैक्स कैलकुलेट कर दो, तो मैं पहला सवाल करूंगा, मेरे भाई ये तो बता तू कमा क्या रहा है, आपकी इनकम क्या है। मेरा पहला छूटते ही सवाल होगा, भाई तेरी इनकम क्या है। तो सबसे पहले क्या होगा? इनकम्स कैलकुलेट करना। सबसे पहला काम क्या है? इनकम्स कैलकुलेट करना। आप कभी भी डायरेक्ट टैक्स किसी का नहीं निकाल सकते, पहले उससे पूछोगे ये तो बता तू कमा क्या रहा है।
तो सबसे पहला काम इनकम्स कैलकुलेशन। अगला स्टेप क्या है? टैक्स कैलकुलेशन। उसके बाद टैक्स कैलकुलेशन होती है और उसके बाद होता है टैक्स को पे करना। ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ 3 स्टेप्स होते हैं। पहला काम होता है इनकम्स कैलकुलेट करना, दूसरा काम होता है उस इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना, और तीसरा काम होता है उस टैक्स को पे करना। ठीक है, पहले स्टेज पे बात करते हैं। भाई इनकम ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की होती है। इनकम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की होती है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट इनकम होती है, बिजनेस कर रहे हो, तिजारत कर रहे हो तो ट्रेडिंग इनकम या बिजनेस इनकम। कुछ मुल्कों में इसका नाम ट्रेडिंग इनकम है, कुछ मुल्कों में बिजनेस इनकम है। सही है। फिर अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, अपना फ्लैट, अपनी शॉप, कोई चीज रेंट पे दी हुई है, तो वो प्रॉपर्टी इनकम उसको बोलते हैं। उस रेंटल इनकम की दुनिया को प्रॉपर्टी इनकम बोलते हैं। फिर अगर आपने अपने पैसे बैंक में रखवाए हुए हैं और वहां से इंटरेस्ट इनकम आ रही है, या कहीं और किसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां से इंटरेस्ट इनकम आ रही है। फिर डिविडेंड इनकम, अगर आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं तो वहां से आपको डिविडेंड इनकम आ रही होगी। फिर ये भी एक इनकम है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, उम्मीद है आप सबको इसका मतलब पता होगा। सीधी सी बात ये है कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में एक शेयर 10 रुपए का खरीदा, बाद में 15 का बेच दिया, तो जो 5 रुपए का टॉप लग रहा है, जो 5 रुपए का टॉप लग रहा है, दिस टॉप इज कॉल्ड कैपिटल गेन। दिस टॉप इज कॉल्ड कैपिटल गेन। इस स्टॉक को हम कहते हैं कैपिटल गेन। इस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन। ओके, राइट। नाउ कैपिटल गेन ये सिक्योरिटीज पे भी अप्लाई होता है, यानी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज पे भी लग रहा होता है। और सीधी बात है भाई, प्रॉपर्टी मार्केट ये भी बहुत बड़ा काम है। लोग प्रॉपर्टीज खरीद के बेचते हैं। 1 करोड़ का प्लॉट 3 करोड़ में जाके बेच दिया, तो ये उस पर भी चार्ज हो रहा होता है, ये उस पर भी चार्ज हो रहा होता है, राइट। तो ये डिफरेंट। तो पहला काम होता है इनकम्स कैलकुलेट करना। अब मेरे बच्चों इधर देखो, सुनो, सामने देखें। बेटा कुछ इनकम्स तो ऐसी होती हैं जो बिल्कुल तैयार होती है, जो बिल्कुल बिल्कुल ठप तैयार होती है। ठीक है, जैसे जिनके कोई पीएनएल नहीं बनते। मैं ये देखो, मैंने यहाँ वर्ड किया, इसके पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब इनकम और एक्सपेंसेस वाला पूरा पीएनएल, इनकम स्टेटमेंट उनकी नहीं बनती। कुछ ऐसी इनकम्स है जिनकी इनकम स्टेटमेंट नहीं बनती। सुनो, अगर मैं यूके के लिहाज से बात करूं, मेरी तरफ देखें पहले, सीखें। यूके के लिहाज से बात करूं तो यूके टैक्स में एम्प्लॉयमेंट इनकम का भी पीएनएल बनता था, यस। ट्रेडिंग इनकम का भी बनता है और प्रॉपर्टी इनकम का भी बनता है। पहले यूके टैक्स की बात करो, सीखो सीखो, आए हो तो सीखो। लेकिन इंटरेस्ट इनकम का वहां पीएनएल नहीं बनता था। इंटरेस्ट इनकम डायरेक्ट मिल जाती थी, इंटरेस्ट इनकम के कोई खर्चे होते ही नहीं है। डिविडेंड इनकम में भी कोई पीएनएल नहीं होता, इंटरेस्ट इनकम में भी पीएनएल नहीं है, डिविडेंड इनकम में भी नहीं है। और समझ लो कैपिटल गेन होता क्या? कैपिटल गेन इतनी सी चीज है, देखो, खरीदा कितने का, बेचा कितने का, इन दोनों का डिफरेंस। तो इसमें भी कोई खास पीएनएल नहीं होता, रेडीमेड सॉफ्टवेयर खुद ही करके दे देता है, राइट। ओके, तो यूके में ये नीचे वाली 3 इनकम्स का कोई पीएनएल नहीं है, ऊपर वाले 3 का है। एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम और प्रॉपर्टी इनकम। क्योंकि ऊपर वाले तीनों की इनकम्स भी होती थी और खर्चे भी होते हैं। इनकम और खर्चे सब होके लेस होके फिर बाकायदा प्रॉफिट निकलता है। तो यूके में ऊपर वाले 3 का पीएनएल है, नीचे वाले 3 का नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में इधर देखें आराम से, पाकिस्तान में आप यूं समझ लें कि इन सारी इनकम में से एक इनकम का पीएनएल बनता है और उसका नाम है ट्रेडिंग इनकम। बिजनेस इनकम का असल पीएनएल है। एम्प्लॉयमेंट इनकम में भी उसने कोई खास खर्चे अलाउ नहीं किए हुए, ठीक है। और प्रॉपर्टी इनकम यानी रेंटल इनकम में भी कोई खर्चे उसने अलाउ नहीं किए हुए। बच्चे ने कहा 1 मिनट सोचें, क्या रेंटल इनकम कमाने में कोई खर्चे लग सकते हैं? बिल्कुल लग सकते हैं, सोचें आराम से। आप अपना घर किसी को रेंट पे दे रहे हो, आप लैंड लॉर्ड हो। पहले सोचो, आप लैंड लॉर्ड हो और आप अपना घर किसी को रेंट पर दे रहे हो। तो घर रेंट पे देने से पहले घर को रेनोवेट कराते हो, कलर कराते हो, खर्चा है ना। कई बार घर रेंट पे देने से पहले अखबार में एडवर्टाइजमेंट देते हो, फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट देते हो, हाँ। तो ये खर्चे हैं ना। तो इसका मतलब मेरे बच्चों, रेंटल इनकम की दुनिया में इन असलियत, इन रियल लाइफ खर्चा होता है। लेकिन हमारी पाकिस्तानी टैक्स के अंदर उन्होंने खर्चे अलाउ नहीं किए, डायरेक्ट रेंटल इनकम पे टैक्स है। तो हमारे यहाँ प्रॉपर्टी इनकम का पीएनएल नहीं है, यूके में है, पाकिस्तान में नहीं है, यूके टैक्स में है। एम्प्लॉयमेंट इनकम का भी वहां पूरा पीएनएल बनता है, जिसमें खर्चे वगैरह सब होते हैं। हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट इनकम सिंपल सिंपल इनकम ही है, समझ लो। और ट्रेडिंग इनकम का हमारे यहाँ भी पीएनएल और वहां भी है। अब थोड़ा सा, क्योंकि हमारे हमारे इस कोर्स में हमने लाजमी एम्प्लॉयमेंट इनकम हम कवर करेंगे न, अगली अगली नशिस्तों में, अगली मुलाकातों में
एम्प्लॉयमेंट इनकम हमें लाजमी कवर करना है, तो मैं चाहता हूं मैं अभी से कुछ ग्राउंड बनाऊं ताकि उस वक्त थोड़ी सी मानूसियत हो, थोड़ा सा आपका उस वक्त ग्राउंड बना हुआ हो। देखो एम्प्लॉयमेंट, एक सेकेंड हो, एम्प्लॉयमेंट इनकम में दो लोग होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉई। आराम आराम से सुने। एम्प्लॉयमेंट इनकम में क्या चीजें आती हैं, सादा लफ्जों में चलते हैं। एक एम्प्लॉय अपनी जॉब की वजह से जो कुछ कमा रहा है वो उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है। एक एम्प्लॉय अपनी जॉब की वजह से जो कुछ कमा रहा है वो उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है साहब, सिंपल, आसान लफ्जों में। सही। तो अब क्या होता है इधर देखें, यानी एक एम्प्लॉय को, मैं और बच्चों वाली लैंग्वेज में बात करता हूँ, एक एम्प्लॉय को अपनी जॉब की वजह से जो भी फायदा पहुंच रहा है, जो भी फायदा उठा रहा है वो उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है। तो एम्प्लॉय को कुछ फायदे कैश की फॉर्म में मिल रहे होते हैं, कुछ कैश की फॉर्म में मिल रहे होते हैं, जैसे सैलरी मिल रही होती है उसे, उसे बोनस मिल रहा होता है, हाँ, और कुछ और अलाउंसेस भी मिल रहे होते हैं कैश की फॉर्म में। तो सैलरी बोनस ये बिल्कुल टैक्सेबल है, सैलरी बोनस इन सब पे आपको अपनी जो भी सैलरी मिल रही है, जो भी बोनसेस मिल रहे हैं उन सब पे आपने टैक्स देना है। और एम्प्लॉय को कुछ फायदे मिल रहे होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन कैश बेनिफिट्स। एम्प्लॉय को अपनी इस जॉब की वजह से अपने सेट की तरफ से कुछ नॉन कैश बेनिफिट्स भी मिल रहे होते हैं। बच्चे ने कहा उस्ताद नॉन कैश बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, मैंने कहा सोचें। एक एम्प्लॉय को अपने सेट की तरफ से गाड़ी मिल रही, कार, फ्यूल मिल गया, हाँ, अकोमोडेशन मिल गई, घर मिल गया, हाँ, फॉरेन ट्रिप्स मिल गई, हाँ भाई, मेंबरशिप मिल गई किसी क्लब की, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, हाँ, वैन मिल गई। सोचो, तो सामने देखें आप। तो अब आप मुझे बताएं, आपकी अदालत में, पहले मैं आपकी अदालत में हाजिर हो जाता हूं, क्या टैक्स डिपार्टमेंट को सिर्फ कैश चीजों पर टैक्स लेना चाहिए, कैश सैलरी और कैश बोनस पर टैक्स लेना चाहिए, और ये नॉन कैश बेनिफिट्स जो एम्प्लॉय को मिल रहे हैं, ये जो नॉन कैश बेनिफिट्स एम्प्लॉय को मिल रहे हैं, इन पे कोई टैक्स ही नहीं होना चाहिए, क्या ऐसा है? ना, ये गलत है। अगर ऐसा कानून है तो ये गलत है। क्यों? अगर कानून ये बन जाए, बड़े ठंडे दिल से सोचें, अगर कानून ये बन जाए कि भाई नॉन कैश बेनिफिट्स पर कोई टैक्स नहीं है, तो हर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को क्या बोलेगा बताऊं? हर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को बोलेगा भाई मुझे कोई कैश सैलरी नहीं चाहिए, थोड़ा मुझे घर दे दे, थोड़ा गाड़ी दे दे, थोड़ा फ्यूल दे दे, थोड़ा राशन डला दे। यानी इस तरह तो कोई टैक्स ही नहीं देगा ना, इस तरह तो कोई टैक्स ही नहीं देगा। तो टैक्स डिपार्टमेंट पागल नहीं है। टैक्स डिपार्टमेंट तुमसे कैश सैलरी, कैश बोनस पे भी टैक्स लेता है और नॉन कैश बेनिफिट्स पे भी टैक्स लेता है। नॉन कैश बेनिफिट्स पर भी टैक्स लेता है। सही? राइट? बात समझ में आ रही है? नॉन कैश बेनिफिट्स के लिए उन्होंने कुछ अपने अपने फॉर्मूलाज दिए हुए, लेकिन बहरहाल टैक्स लेता है। ओके, पक्का? अच्छा, एक वर्ड, आराम से रुक के सुने इसको, देखें पहले एक नजर। अच्छा, एक वर्ड होती है जिसको हम बोलते हैं एग्जेम्पशन। ये टैक्स की बड़ी मशहूर टर्मिनोलॉजी है, टैक्स वालों को ये बड़ी मशहूर टर्मिनोलॉजी दी गई है। एग्जेम्पशन यानी माफी, माफी भाई, ये फला चीज एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट 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 एग्जेम्प्ट। तो एग्जेम्प्ट का मतलब समझ लो माफ है। अब मेरी बात सुने, एग्जेम्प्ट बेनिफिट, कुछ फायदे ऐसे भी हैं, देखें कुछ फायदे तो टैक्सेबल हैं। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फायदा दिया, कोई बेनिफिट दिया, और टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि हाँ भाई ये टैक्सेबल बेनिफिट है तो उस पर टैक्स देना होगा। अगर एक बेनिफिट टैक्सेबल बेनिफिट है तो टैक्स देना होगा, मिसाल के तौर पे कार वगैरह। लेकिन कुछ बेनिफिट्स को टैक्स डिपार्टमेंट ने एग्जेम्प्ट भी रखा है, माफ भी रखा है, माफ है, माफ, कुछ बेनिफिट्स माफ हैं, और उनके पीछे अपनी अपनी लॉजिक्स हैं। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं यूके टैक्स की, अच्छी तरह सुने, बहुत अच्छी तरह सुने। अगर आप लोग यूके जाए ना, तो यूके में ट्रैफिक का बड़ा इशू है, तभी वो लोग उनकी अपनी ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट उन्होंने रखी हुई है, ट्रेन वगैरह के बड़े अच्छे निज़ाम रखे हुए हैं, और वो गाड़ियों से लोगों को डिस्करेज करते हैं। यानी यूके में गाड़ी बहुत महंगी भी है, और वो यानी गाड़ी पे गाड़ी चलाने के लिए बहुत मसले मसाइल हैं।
आप जितनी गाड़ी चलाओगे उस पर आप पे सख्ती है। जैसे वहाँ पार्किंग के फीसेस बहुत हैं, कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ बड़े बड़े सेठ भी पार्किंग नहीं कर सकते। अगर आप उनको मिलने बुलाओ ना यूके में, भाई मैं लंदन में यहाँ खड़ा हूँ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में मिलने आओ, तो वो हमेशा बस में ही आएगा, वो बस या ट्रेन में आएगा, अपनी गाड़ी किसी और दूसरे एरिया में पार्क करेगा, क्योंकि वहाँ पार्किंग की फीसेस 50-50 पाउंड है। 50 पाउंड, मैं हकीकत बता रहा हूँ, 50-40 पाउंड पार्किंग हो जाती है, 30 पाउंड पार्किंग हो जाती है। 50 पाउंड का मतलब अपने कितने हो गए, 10,000 रुपए की पार्किंग कैसे दोगे तुम? 10,000 रुपए इट्स वेरी कॉमन है। 10,000 रुपए की पार्किंग देना इट्स अ बिग थिंग। हर हर वहां का भी आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, अच्छे अच्छों की चीजें निकल जाती हैं। तो इसका मतलब इधर देखें कि टैक्स डिपार्टमेंट, वहां की गवर्नमेंट गाड़ियों से लोगों को डिस्करेज करती है, क्योंकि गाड़ियों के अंदर पोल्यूशन भी होता है, धुआं भी होता है ना। तो वो लोग बाइसाइकिल को प्रमोट करते हैं, बाइसाइकिल को प्रमोट करते हैं, बल्कि इतना वहां तो अवेलेबिलिटी है इन मुल्कों में, यूरोप में, यूके में, कि आप लंदन में देखेंगे जगह जगह जाके स्टैंड बने हुए हैं और वहां साइकिल्स लगी हुई हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिकली लॉक हुई हुई हैं। तो आप अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेंगे ना, तो एक साइकिल खुल जाएगी और आपने उस साइकिल को 1 घंटा 2 घंटा राइड की और फिर एक और स्टेशन पे जाके लगा दी। तो यानी वो आपको मोटिवेट करते हैं कि यार आप साइकिल्स पे जितना ट्रैवल करना है करो। साइकिल वालों के लिए बहुत, क्योंकि साइकिल वाला हेल्दी हेल्दी लाइफ भी गुजार रहा है, हेल्थ हेल्थ के लिए भी अच्छी है, और साइकिल से पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं हो रहा, ट्रैफिक भी बच रहा है, सब कुछ है ना। तो यूके टैक्स में मैं सिर्फ एक मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है कि अगर एम्प्लॉयर ने यानी सेठ ने अपने एम्प्लॉय को साइकिल दी, सेठ ने अपने एम्प्लॉय को साइकिल दी कि भाई तू घर जा, घर से आ, यहाँ से वहां जा, तो इस बेनिफिट पर, इस फायदे पर, ये फायदा है ना, एक फायदा हुआ एम्प्लॉय को, कोई टैक्स नहीं है, माफ है। तो इसका मतलब कुछ फायदे माफ भी होते हैं, फिर बोल रहा हूँ, कुछ फायदे टैक्सेबल होते हैं, कुछ फायदे माफ होते हैं। एग्जाम फायदे का मतलब, एग्जाम बेनिफिट का मतलब जिसपे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगली मुलाकातों में जब आप रियल स्क्रीन पे पहुंचोगे तो आप लोग के लिए अजनबियत ना हो, अजनबियत ना हो। ओके। अब एक और चीज, अभी मैंने ऊपर बात कर रहा था टैक्स में 3 काम होते हैं, एक काम होता है इनकम्स कैलकुलेट करना, दूसरा काम होता है टैक्स कैलकुलेट करना, और तीसरा काम होता है टैक्स को पे करना। ओके, मेरी बात आराम से सुनना आप। ये 3 निज़ाम आप लोगों ने अपनी जिंदगी में पढ़े होंगे, इवन ये ACCA के F1 के पेपर में भी पढ़ाए जाते हैं, ये दूसरी क्वालिफिकेशन में भी पढ़ाए जाते हैं, और ये बड़ी जनरल, ये इंटरमीडिएट में भी पढ़ा दिए जाते हैं, O लेवल्स A लेवल्स में भी पढ़ा दिए जाते हैं। प्रोग्रेसिव निज़ाम, प्रोपोर्शनेट निज़ाम और रिग्रेसिव निज़ाम। सुनिए, प्रोग्रेसिव निज़ाम क्या है कि जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ेगा। देखो ये नीचे मैंने मिसाल दी है, मिसाल देखो, यहाँ देखें, जीरो से लेकर, ये टैक्स के स्लैब्स आपके सामने शो कर रहा हूँ। अगर किसी की इनकम 0 से लेकर 30,000 तक है तो पहली 30,000 की इनकम पे 10% का टैक्स रेट है, फिर 30,000 से 1 लाख की इनकम पे 25% है, और 1 लाख एंड अबव पे 40% है। तो देखो आपको नजर आ रहा है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी बढ़ेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, इसकी एक लॉजिक भी देता हूँ, कि आप जैसे जैसे इनकम बढ़ी, आप अमीर होते जा रहे हो ना, तो आप उस मुल्क से फायदा भी तो ज्यादा उठा रहे हो, बड़ी ज्यादा कमा रहे हो, तो टैक्स भी ज्यादा दो। और कम कमाने वाला यानी गरीब आदमी, कम कमाने वाला यानी गरीब आदमी पे टैक्स कम। और यही बेहतरीन निज़ाम है, और यही बेहतरीन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, ताकि अमीरों से ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाए और फिर गरीबों पर खर्चा किया जाए और मुल्क पे लगाया जाए, राइट। क्योंकि अमीर आदमी मुल्क से ज्यादा कमा रहा है, मुल्क से ज्यादा इंजॉयमेंट ले रहा है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव निज़ाम क्या है, बेस्ट निज़ाम ही प्रोग्रेसिव है, कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी बढ़ता है, ठीक है। नंबर 2, प्रोपोर्शनेट निज़ाम, फिक्स टैक्स रेट, फिक्स टैक्स रेट। प्रोपोर्शनेट निज़ाम क्या है, फिक्स टैक्स रेट, यानी एक फिक्स टैक्स रेट फिक्स हो जाता है, टैक्स फिक्स नहीं होता, टैक्स का रेट। गवर्नमेंट कहती है भाई हम सिर्फ 15% टैक्स लेंगे, तो अगर आप 1 लाख कमा रहे हो तो 1 लाख का 15% 15,000 है। आप 10 लाख कमा रहे हो तो 10 लाख का 15% 1.5 लाख है, सही है। तो अमाउंट ऑफ टैक्स चेंज होगा, परसेंटेज चेंज नहीं होगा। सवाल, सर क्या हमारे मुल्क में ये कहीं कहीं प्रोपोर्शनेट निज़ाम ये जी स्टॉक मार्केट में है? स्टॉक मार्केट में समझ लो तुम्हारा CGT का रेट, कैपिटल गेन टैक्स का रेट 15% है। स्टॉक मार्केट में CGT का रेट, कैपिटल गेन टैक्स का रेट 15% है। कैपिटल गेन टैक्स का रेट है 15%, 15%। तो आपको अगर 1 लाख का गेन होगा तो भी 1 लाख का 15%, 10 लाख का गेन होगा तो 10 लाख का 15%। इसी तरह हमारे यहाँ डिविडेंड का भी गालिबन रेट यही है, फाइलर के लिए 15%।
तो अगर आपके पास 1 लाख का डिविडेंड आएगा तो भी यही रेट है 15%, 2 लाख का आएगा तो 2 लाख पे 15% देना होगा, तो ये प्रोपोर्शनेट निज़ाम है। रिग्रेसिव क्या है बताऊं, बड़ा अजीब बात कर रहा हूं। रिग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट कम होगा, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स रेट कम होगा। बड़ी अजीब बात है। बच्चे ने कहा ऐसा कौन सा टैक्स होता है, मैंने कहा बताता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। कहते हैं इधर देखिए मैं लिख रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस यार, ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऊपर बताया था ना, जैसे वीएटी वगैरह, वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी, ये सब रिग्रेसिव इन नेचर के होते हैं। बच्चे ने कहा साबित कर दें, मैंने कहा मैं करता हूँ, आप सुने आप। यार एक बंदा जो है ना वो 100 रुपए कमाता है, उसकी कमाई 100 रुपए है। सुकून से सुनना, एक बंदा उसकी कमाई 100 रुपए और आज वो पेप्सी पीने गया, तो अज्यूम करते हैं कि पेप्सी के ऊपर 5 रुपए का जीएसटी है। अज्यूम करते हैं कि पेप्सी के ऊपर 5 रुपए का जीएसटी है, ठीक है। तो जो 100 रुपए कमाने वाला बंदा है वो भी पेप्सी पिएगा तो उसको भी 5 रुपए का जीएसटी देना है। तो बताओ उसकी परसेंटेज 5/100 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, बोलो 5%। तो जो बंदा 100 रुपए कमाने वाला है, 100 रुपए कमाने वाला है, उसको उसके ऊपर कितना बोझ आया, 5%। अब दूसरा बंदा गया जो कि 1000 रुपए कमाने वाला बंदा था, दूसरा बंदा 1000 रुपए कमाने वाला बंदा था, सुनो। तो जो 1000 रुपए कमाने वाला आदमी भी जब पेप्सी पिएगा तो उसको भी 5 रुपए ही जीएसटी देना है। तो जब 5 रुपए वो जीएसटी देगा तो बताओ 5 रुपए 1000 रुपए का कितना परसेंट होता है, 0.5% समझ लो, सही है। तो अब जरा आंखें खोलें, आंखें खोलें। जो बंदा 100 रुपए कमा रहा था, जो बेचारा कम कमा रहा था उसके लिए परसेंटेज ज्यादा थी, और जो ज्यादा कमा रहा है उसके लिए परसेंटेज कम है। तो मैं बोल सकता हूं ना, देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स रेट कम हो रहा है। तो ये बड़ा ज्यादती वाला टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टेंड्स टू बी रिग्रेसिव इन नेचर। तो बेचारे गरीबों पे इसकी परसेंटेज बर्डन ज्यादा होता है, बेचारे गरीबों पर इसका परसेंटेज बर्डन ज्यादा होता है। तभी कहते हैं जो अच्छे और शरीफ मुल्क होते हैं ना, वो बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर जीएसटी वगैरह नहीं लगाते, वैट नहीं लगाते। खाने पीने, जैसे अमेरिका में भी बिल्कुल खाने पीने की चीजों वगैरह पे नहीं होता, क्योंकि भाई सीधी बात है, वो बेसिक नेसेसिटी गरीब आदमी भी यूज कर रहा होता है। बेसिक नेसेसिटी गरीब आदमी भी यूज कर रहा होता है, तो यार उस बेचारे की तो जान निकल जाएगी ना, उस गरीब आदमी की तो बेचारे की जान निकल जाएगी ना। हाँ जी, नहीं समझ रहे, गरीब आदमी की जान निकल जाएगी। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर बेसिकली रिग्रेसिव इन नेचर। तभी इनडायरेक्ट टैक्सेस अय्याशियों पे लगने चाहिए। जो लग्जरीज हैं, जो बड़ी बड़ी होटलिंग हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और ये सब चीजें अमीर लोग जो यूज कर रहे हैं उन चीजों पे लगाओ, ताकि इसका बेचारा गरीब आदमी पे बर्डन ही ना पड़े, क्योंकि गरीब आदमी के लिए हमेशा ये रिग्रेसिव इन नेचर होता है, गरीब आदमी के लिए इसकी परसेंटेज ज्यादा होती है। प्लीज प्लीज चेक। नो, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा और तुम्हारी जहन साजी, असल मकसद इस क्लास का जहन साजी है। चलो, आई हैव 3 इनकम्स। सुने आप पहले, मेरे पास 3 इनकम है। एक है प्रॉपर्टी इनकम है मेरे पास, देखो 30,000 रुपए की। प्रॉपर्टी इनकम का मतलब समझ लो रेंटल इनकम है, एक मिसाल समझ लो। प्रॉपर्टी इनकम 30,000 रुपए की है, एम्प्लॉयमेंट इनकम 50,000 रुपए की है, और ट्रेडिंग इनकम मेरे पास 60,000 रुपए की, ठीक है। अब मैं समझ लो ईयर एंड पे टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब देखें सामने, देखें उस तरफ सामने, देखें वहां सामने आपके पास टैक्स के बैंड्स हैं, सामने आपके पास टैक्स के बैंड्स हैं, सही है। समझ लो ये ऐसे रियल टैक्स रेट नहीं है भाई, ये हम पाकिस्तान का, ये ना यूके का, किसी, मैंने ऐसे ही अज्यूमिंग टैक्स रेट लिखे हैं यहाँ। अज्यूमिंग ऐसे ही अपनी तरफ से टैक्स रेट लिख दिए, अपनी तरफ से टैक्स रेट लिख दिए हैं। यहाँ देखें, तो 0 से लेके 30,000 तक 10% है। 30,000 से 1 लाख के ऊपर जो एडिशनल इनकम होगी, अब सेकंड लेयर जो होगी उस पर 25%, और 1 लाख के ऊपर एडिशनल इनकम पे 40%। यानी मतलब क्या होता हूँ, अगर किसी की इनकम 150,000 है, अगर किसी की इनकम 1,50,000 है, तो उसमें से पहले 30,000 पे उसको 10% देना होगा।
फिर अगले 70,000 पे उसको 25% देना होगा और फिर अगले 50,000 पे 40% देना होगा। इसका मतलब ये, ठीक है। अब मेरे पास ये 3 इनकम्स हैं, 30,000, 50,000 एंड 60,000। अब कुछ लोग क्या समझते हैं, ये गलतफ़हमी पहले दूर करें। कुछ लोग ये समझते हैं कि पहले इस पे सेपरेट टैक्स, देखो इधर देखो, इसका सेपरेट अलग से टैक्स कंप्यूट होगा। सबसे पहले इस 30,000 पे टैक्स कंप्यूट करेंगे, तो ये 30,000 10% पे लाया करेगा। फिर हम अकेले गए और फिर 50,000 पे जीरो से टैक्स कंप्यूट किया, तो 50,000 में से भी ये 30,000, पहला 30,000 10% पे लाया करेगा और अगला 20,000 25%। फिर 60,000 के लिए वापस दोबारा से जीरो से शुरू किया, पहले 30,000 पे 10% और अगले 30,000 पे 25%। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हम इस तरह करेंगे कि बार बार जीरो से टैक्स, बार बार ये जो पहला बैंड है वो यूज करेंगे, तो फिर ये निजाम प्रोग्रेसिव तो नहीं हुआ ना। फिर ये निजाम प्रोग्रेसिव तो नहीं हुआ, बंदा और कमाता जाएगा तो फिर तो वो हायर रेट तक पहुंचेगा ही नहीं, वो बड़े वाले रेट तक पहुंचेगा ही नहीं। तो तरतीब ये होती है, सुने, आप यूं सोचें, इन तीनों इनकम्स को मिला लिया जाता है, यूं सोचें, इन तीनों इनकम्स को मिला लिया जाता है और फिर टैक्स कंपटीशन शुरू होती है। तो 30 प्लस 50 इज 80, 80 प्लस 60 इज 140। तो अब ये एक साथ टोटल इनकम हो गई। अब एक ही बार इनकी टैक्स कंपटीशन होगी, पहले 30,000 पे 10%, अगले 70,000 पे 25% और अगले 40,000 पे 40%, ताकि बंदा हायर रेट पे तो जाए। बात समझ रहे हैं, बड़े रेट पे तो जाए। यही है तो है प्रोग्रेसिव निजाम, कि आप जैसे जैसे ज्यादा कमाते जाओगे वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ता जाएगा। ओके, तो इस तरह काम होता है। अच्छा, मैं पहले बोल रहा हूँ, ये टैक्स रेट मैंने अज्यूम्ड है, ये टैक्स रेट रियल यूज नहीं करे, वो हम आपको नेक्स्ट मीटिंग में खुद बताएंगे, आप परेशान ना हो। अब बहुत जबरदस्त बात, बहुत समझ में आने वाली बात है। देखें, ये मैं मानता हूं, ये मैं मान रहा हूं कि जब ईयर एंड पे टैक्स कंप्यूट करने जाते हैं ना, तो सारी इनकम्स को कलेक्टिव कर लेते हैं, ताकि ताकि आप हायर रेट में फॉल करो, ताकि ऐसा ना हो कि बार बार जीरो वाले बैंड पे आ जाओ, ये ज्यादती वाली बात हो जाएगी। लेकिन बट इन पाकिस्तान सर्टेन इनकम हैज नो रिलेशन, देखें क्या लिखा हुआ है, सर्टेन इनकम हैज नो रिलेशन विथ टोटल इनकम। कुछ ऐसी इनकम्स है, गवर्नमेंट कहती है उन पे हम कोने खांचे में सेपरेट टैक्स ले लेंगे, सेपरेट टैक्स ले लेंगे, उसका नॉर्मल टैक्स की वर्किंग से, टैक्स कंपटीशन की वर्किंग से ताल्लुक ही नहीं होगा, टैक्स कैलकुलेशन की वर्किंग से ताल्लुक ही नहीं होगा। जैसे कैपिटल गेन, सीधी सीधी सी बात है, स्टॉक मार्केट में, कान खोल के सुनो, तुमने 1 लाख रुपए के शेयर लिए और 1.5 लाख के बेच दिए, 50,000 रुपए का जो कैपिटल गेन हुआ ना, ऐसा निजाम है एनसीसीपीएल और उनका कि ठक उस पे से उसी वक्त टैक्स कटता है, फुल एंड फाइनल टैक्स, उसको हम बोलते हैं फुल एंड फाइनल, ठक कटा टैक्स, बस। गवर्नमेंट कहती है अब हमें कोई टैक्स नहीं, जब भाई तेरे टैक्स हो गया खत्म, वन शॉट 15% टैक्स हो गया, ईयर एंड पर दोबारा टैक्स कैलकुलेट करने की कोई जहमत नहीं करना, हो गया तुम्हारा टैक्स, हो गया। डिविडेंड इनकम तुम्हारे हाथ में मिलने से पहले ठक टैक्स कट जाता है और वो फुल एंड फाइनल, भागो बस। अब ईयर एंड पे कोई अपना कैलकुलेटर चलाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह सर्टेन केसेस में, बहुत सबर से सुनना, सर्टेन केसेस में प्रॉपर्टी इनकम, अगर तुमने अपनी प्रॉपर्टी किसी लिमिटेड कंपनी को रेंट पे दी हुई है, कंपनी को रेंट पे दी हुई है, तो कंपनी तुम्हारा टेनेंट हो जाएगी और तुम लैंडलॉर्ड हो जाओगे। तुमने अपनी प्रॉपर्टी किसी कंपनी को रेंट पे दी हुई है, कंपनी तुम्हारा टेनेंट बन जाएगी, तुम लैंडलॉर्ड बन जाओगे। तो कंपनी भी, मेरी तरफ देखें, कंपनी भी तुम्हारे उस रेंटल इनकम का टैक्स डायरेक्ट काट के गवर्नमेंट को दे देगी और तुम्हारे हाथ में जो इनकम आएगी वो कटी हुई आएगी, कटी हुई, जिसमें से टैक्स कटा हुआ होगा। ये लो भाई, इसका भी फुल एंड फाइनल हो गया, इसका भी फुल एंड फाइनल हो गया भाई एकदम। इंटरेस्ट इनकम, सीधी सी बात है, इंटरेस्ट इनकम पे भी जो टैक्स, इंटरेस्ट इनकम पे भी डायरेक्ट एक सेपरेट टैक्स रेट है, फुल एंड फाइनल हो जाता है, उसके ऊपर ईयर एंड पे दोबारा टैक्स कंपटीशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बच्चे का एक सवाल जहन में आता है, बहुत सब्र से सुनना, घबराना नहीं, प्लीज होश में रहे। सर आपने कहा प्रॉपर्टी अगर मैंने किसी लिमिटेड कंपनी को रेंट पे दी हुई है, तो बाय लॉ वो मेरा टैक्स काट लेगी, यानी वो मुझे रेंट देने से पहले उसी में से टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करा देगी। सर अगर मैंने किसी इंडिविजुअल को घर जगह रेंट पे दी हुई है, जैसे मैंने सलीम भाई को, असलम भाई को, गफूर भाई को, फलाना भाई को रेंट पे जगह दी हुई है,
तो अब मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, परेशान नहीं होना। अगर वो फलाना भाई अगर वो फलाना भाई ये नहीं है, ये एक वर्ड यूज कर रहा हूं, विद होल्डिंग एजेंट। जैसे कंपनी विद होल्डिंग एजेंट है, यानी कंपनी तो आपका टैक्स विद होल्ड करके डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे देगी। इंसान भी कभी कभार विद होल्डिंग एजेंट बनता है, वो शर्तें मैं नहीं बता रहा, छोटे हो अभी तुम, अभी छोटे हो, छोड़ दो। तो अगर वो इंसान जिसको आपने रेंट पे जगह दी और वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, वो विद होल्डिंग एजेंट क्या है, नहीं है, तो वो आपको पूरा पूरा ग्रॉस, पूरा पूरा नोटों की गड्डी जितना एक्चुअल रेंट होगा वो दे देगा। कोई टैक्स काट के वो गवर्नमेंट को जमा नहीं कराएगा, इंसान अगर है तो। ठीक है, अब आपके पास इनकम आ गई। आपका जब पूरा ईयर एंड होगा ना, जब आपको ईयर एंड पे टैक्स जमा कराने जाओगे, आप जब ईयर एंड पे टैक्स जमा कराने जाओगे, तो प्रॉपर्टी इनकम को, मेरी बात सुनो कान खोल के, प्रॉपर्टी इनकम के अपने एक सेपरेट टैक्स रेट है, बस उसको अलग से कैलकुलेट कर लेना, टोटल इनकम के अंदर कभी नहीं डालना। जैसे अभी मैंने ऊपर जो मिसाल दी थी उसमें तो मैंने सबको टोटल किया ना एक साथ। हमारे पाकिस्तान टैक्स में प्रॉपर्टी इनकम या तो उस पर टैक्स कट जाता है, अगर तुमने कंपनी को रेंट पे दिया हो तो डायरेक्ट टैक्स काट लेती है। बाकी अगर तुमने किसी इंसान को टैक्स पे अप रेंट पे घर दिया हुआ है, किसी इंसान को अपना रेंट पे घर या शॉप दी हुई है, तो वो इंसान तो तुम्हें पूरी प्रॉपर्टी इनकम, रेंटल इनकम तुम्हारे हाथ में दे देगा, लेकिन ईयर एंड पर तुम्हें उस प्रॉपर्टी इनकम पे अलग से सेपरेट उसके टैक्स रेट है, रेंटल इनकम के बिल्कुल सेपरेट टैक्स रेट है। वो टैक्स कैलकुलेशन करके उसका टैक्स अलग से आ जाएगा, सही है। उसको टोटल इनकम वाली जो ऊपर वाली वर्किंग बताइए उसमें नहीं डालना। तो बच्चे ने कहा उस्ताद ऐसा लग रहा है, बच्चा भी चालाक है एकदम, चाल समझ गया टीचर की। उसने कहा उस्ताद ऐसा लग रहा है कि आपने पाकिस्तानी टैक्स में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम, तवज्जो, एम्प्लॉयमेंट इनकम और ट्रेडिंग इनकम पे ईयर एंड पे टैक्स कंप्यूट होगा, बाकी सब पे तो कट कटा जाता है, बाकी सब पे तो ठक ठक ठक। हाँ हाँ, मोटी मोटी बात यही है, मोटी मोटी बात यही है, मोटी मोटी बात यही है। ओके, ओके जी। तो ये बातें अपने जहन में रखना, ठीक है, इतनी मुश्किल बातें नहीं है। अब मैंने क्या कहा था, देखो मैं तीसरे और अहम तरीन मरहले पे आ रहा हूँ। मैंने कहा था टैक्स में तीन मेजर काम होते हैं, टैक्स में तीन मेजर काम होते हैं। पहला काम इनकम्स कैलकुलेट करना, दूसरा काम उस इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना, और तीसरा काम उस टैक्स को पे करना। अब कान खोल के बात सुनो। दुनिया भर में टैक्स पे करने के देखो दो तरीके हैं। दुनिया भर में समझ लो टैक्स पे करने के दो मशहूर तरीके हैं। एक तरीके का नाम क्या है, विद होल्डिंग टैक्स। एक का नाम क्या है, विद होल्डिंग टैक्स। ये जिसको हम बोलते हैं डिडक्शन एट सोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये वर्ड लिखा है डिडक्शन एट सोर्स, यानी इनकम आपके हाथ में आने से पहले पहले टैक्स कट के गवर्नमेंट की जेब में चला जाता है। इनकम आपके हाथ में आने से पहले पहले टैक्स कट के गवर्नमेंट की जेब में चला जाता है। और हमारे पाकिस्तानी इसी काबिल है, तभी हमारे यहाँ निजाम ऐसा ही है। और दूसरा तरीका क्या है, सेल्फ असेसमेंट। दूसरा तरीका है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट यहाँ देखें, ये आप लोगों को हम सिखाएंगे, यही यही मेजर आपको सिखाया जाएगा। सेल्फ असेसमेंट, नाम सुनो। अपना मुहासबा खुद करो, अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करके आप गवर्नमेंट के सामने हाजिर हो जाओ। अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करके आप गवर्नमेंट के सामने हाजिर हो जाओ, राइट, हाजिरी दो भाई, ये रहा मेरा टैक्स, ठीक है। तो एक तरीका क्या है, आपकी इनकम आपको मिलने से पहले पहले खुद ही टैक्स कट जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिडक्शन एट सोर्स। क्या बोलते हैं भाई, डिडक्शन एट सोर्स, या विद होल्डिंग टैक्स भी बोलते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप ईयर एंड पर अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करो और जाके पे करो, ठीक है। अब कुछ चीजों पे विदहोल्डिंग टैक्स होता है, बल्कि पाकिस्तान में ज्यादातर चीजों पे विदहोल्डिंग रखा है गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमारी कौम बाद में जाती नहीं है। तो समझ लो भी, आपको नजर आएगा कितनी चीजों पे गवर्नमेंट टैक्स काट लेती है, ताकि यार किसी बहाने वेल्थ फौरन फौरन उसके पैसा तो गवर्नमेंट के पास आए, वरना बाद में तो कोई जाता ही नहीं हमारे यहाँ। अब मेरे बच्चों इधर देखो, यहाँ देखो, विद होल्डिंग टैक्स की भी समझ लो अपनी दो क्लासेस हैं। एक है फुल एंड फाइनल टैक्स। देखो विद होल्डिंग टैक्स में एक क्या है, फुल एंड फाइनल टैक्स। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे गवर्नमेंट बोलती है भाई आपका हम टैक्स काट रहे हैं, मेरी तरफ देखें, आपका टैक्स काट रहे हैं हम, और वो फुल एंड फाइनल हो गया, बस अब आज के बाद हमारा, अब आज के बाद भागो यहाँ से। आज के बाद तुम्हें ईयर एंड पे कोई टैक्स कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, जाओ। ईयर एंड पे कोई टैक्स कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, जाओ।
ठीक है, उस पर एक ही साथ फुल एंड फाइनल हो जाता है, भाई आज के बाद अब नीचे चल भाई उधर ही। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में सीजीटी है, अगर आप फाइलर हो तो 15% ठक स्टॉक मार्केट में कट जाता है, खत्म, फुल एंड फाइनल हो गया। डिविडेंड इनकम आपको मिलने से पहले पहले उसमें से टैक्स कट जाता है, वो भी फुल एंड फाइनल हो गया, चलो भागो। प्रॉपर्टी इनकम, मैंने कहा था नॉर्मली अगर आप अभी ऊपर समझाया था, प्रॉपर्टी इनकम अगर आपने किसी कंपनी को रेंट पे दिया हुआ तो उस पर भी फुल एंड फाइनल उसी वक्त कट जाता है। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम पे भी जब आपको फुल एंड फाइनल कट जाता है, तो भाई ये वो इनकम्स हैं जिसका हिसाब किताब उसी वक्त हो जाता है, खत्म। अब ईयर एंड पर आपको इस पे टैक्स कोई पे टैक्स कैलकुलेट करने की ना पे करने की जरूरत है, खत्म, ये खुद ही हो गया, ऑटोमेटिक है, बस ये हो गया फुल एंड फाइनल कवर्ड। और कुछ चीजें ऐसी हैं, सुकून से सुने, वो ये बड़े मजेदार चीज है, जिसपे गवर्नमेंट एडवांस टैक्स काट लेती है, या यूं समझ लें कुछ टैक्स ले लेती है और कुछ कहती है ईयर एंड के बाद दे देंगे, कुछ टैक्स रख लेती है अभी से एडवांस ले लेती है और कुछ ईयर एंड के बाद। अब ये लंबी लिस्ट है, ये लंबी लिस्ट है। इसमें एक पहला और मशहूर तरीन नाम है पे एज यू अर्न, पे एज यू अर्न, इसका नाम तुम लोगों ने सुना होगा, पे एज यू अर्न। बेटा इसका ताल्लुक एम्प्लॉयमेंट इनकम से, तवज्जो सुने, आपको आप लोगों ने नाम सुना होगा एम्प्लॉयमेंट इनकम से। आप कहीं भी जॉब करोगे ना, तो आपका सेठ हर महीने आपकी सैलरी में से कुछ ना कुछ टैक्स काट के गवर्नमेंट को दे रहा होगा, ठीक है, लेकिन यार वो फुल एंड फाइनल टैक्स नहीं होगा। ईयर एंड पर आपने दोबारा नए जो आपके स्लैब्स आते हैं फिस्कल ईयर के, उसके हिसाब से ईयर एंड पे टैक्स कैलकुलेट करना होगा, ईयर एंड पे टैक्स कैलकुलेट करना होगा। और अभी मैं एक मिसाल भी दूंगा, आप डरे मत। मिसाल के तौर पे आपने ईयर एंड पर आपका टैक्स बन रहा है, जो एक्चुअल टैक्स आपका ईयर एंड पे बन रहा है वो 1 लाख बन रहा है, ईयर एंड पर आपका एक्चुअल टैक्स बन रहा है 1 लाख, लेकिन तुम्हारे सेठ ने तुम्हारे 70,000 रुपए टैक्स काट के जमा करा दिया है, पेई के नाम पे, पेई की मद में पेई के नाम पे 70,000 का टैक्स जमा करा दिया है। तो अब तुम्हारा एक्चुअल टैक्स ईयर एंड पे बन रहा है 1 लाख, जबकि तुम 70,000 ऑलरेडी पे कर चुके हो, 70,000 ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो अब तुम्हें 30,000 का रिमेनिंग टैक्स ईयर एंड पे देना होगा, 30,000 का रिमेनिंग टैक्स ईयर एंड पे देना होगा, इसको बोलते हैं एडवांस टैक्स, सही है। अब एक तो ये पे ही हो गया। दूसरा, मोबाइल कनेक्शन पे आप देखते हैं ना, जो भी हम जैस का कार्ड, यूफोन का कार्ड लोड करा रहे होते हैं, उस पे डायरेक्ट टैक्स भी कट रहा होता है हमारे मुल्क में। यानी हम लोग इस मुल्क में इतनी नाइंसाफी, लोग टैक्स ही नहीं देते ना, तो गवर्नमेंट हर चीज पे थोड़ा थोड़ा टैक्स काट लेती है, हर चीज पे थोड़ा थोड़ा एडवांस टैक्स काट लेती है और फिर बोलती है हाँ ईयर एंड पे आओगे ना, ईयर एंड पे एडजस्ट कर लेना। ये एडजस्टेबल टैक्सेस को एडजस्टेबल भी बोलते हैं, एडजस्टेबल भी बोलते हैं, एडजस्टेबल भी बोलते हैं, एडजस्टेबल भी बोलते हैं, राइट, ओके। तो ईयर एंड पे एडजस्ट कराना है, लेकिन हर चीज पे टैक्स वो रख लेते हैं, हर चीज पे एडवांस टैक्स तुमसे ले लेते हैं, ताकि अगर तुम ईयर एंड पे ना भी आओ तो गवर्नमेंट को चीजें मिल जाए, ओके। देन इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के कमर्शियल बिल के ऊपर एक चीज समझाता हूँ यहाँ देखें। अब बच्चा बड़ा हैरान होता है, जरा एक चीज सुने आप। यार अगर आपका के इलेक्ट्रिक का कमर्शियल मीटर है, यानी आप कमर्शियल काम कर रहे हो ना, तो उस कमर्शियल बिल पे देखो, के इलेक्ट्रिक एक सर्विस है, के इलेक्ट्रिक एक सर्विस है, तो बच्चे के जहन में क्या आता है, सर आप सर्विसेज कंज्यूम करोगे तो गुड्स एंड सर्विसेज पे तो जीएसटी होता है, आज ऊपर ही तो पढ़ाया था, गुड्स एंड सर्विसेज पे तो जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो यकीन करें, के इलेक्ट्रिक आपसे जीएसटी भी लेती है, के इलेक्ट्रिक आपसे जीएसटी भी लेती है, और अगर आपका कमर्शियल मीटर है तो आपसे डायरेक्ट टैक्स भी ले लेती है, और वो एफबीआर के पास जमा हो जाता है डायरेक्ट। और फिर वो आपको बोलता है ईयर एंड पे जाना, ईयर एंड पे जाना, और ईयर एंड पर आप इसको एडजस्ट करवा लेना, ईयर एंड पर आपको रिलीफ मिल जाएगा, जो डायरेक्ट टैक्स है ना वो ईयर एंड पे रिलीफ मिल जाएगा। तो अब देखो कैसा निजाम है उनका, कि वो जगह जगह से आपका टैक्स काट रहे हैं ताकि आप मजबूर हो जाएं ईयर एंड पे जाने पे। और एक और बात बोलूं, जरा सोचो कितने लोग जो बेचारे टैक्स फाइल ही नहीं करते, लेकिन उनका ये टैक्स कट जाता है, तो उसूलन अगर वो ईयर एंड पे जाए ना, तो उनकी कितनी वेल्थ वाइट हो जाएगी, यानी उन्होंने कितना सारा टैक्स तो ऐसे ही पे कर दिया, हम लोग कितनी ट्रांजेक्शन में टैक्स तो वैसे ही पे कर देते हैं, तो अगर उसूलन हम ईयर एंड पे जाए तो हमारी कितनी दौलत सफेद हो जाएगी, वाइट हो जाएगी, हम जाते ही नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जबकि हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम हर अगली ट्रांजेक्शन में, हमारी किस चीज पे टैक्स नहीं है, हर चीज पे टैक्स है, हमारे यहाँ ज्यादा टैक्स है भाई। तो जब टैक्स पे कर रहे हो तो ईयर एंड पे ऑफिशियली रिटर्न फाइल करके अपनी वेल्थ को सफेद कर लो ना, क्यों भाग रहे हो। अब इसी तरह इंटरनेट केबल, ये जो आपके जो केबल नेटवर्क है, स्ट्रॉन्ग फाइबर वगैरह, वर्ल्ड कॉल वगैरह, इनके इनके जो आप पेमेंट कर रहे हो तो इस पे भी आपको डायरेक्ट टैक्स कट रहा होता है, एडवांस टैक्स कट रहा होता है। देन कार रजिस्ट्रेशन, कार रजिस्ट्रेशन यहाँ देखें भाई,
एक मिनट, सबसे पहले आप एक गाड़ी खरीदने जाते हो, तो जिस शोरूम वाले से आप गाड़ी खरीदते हो या जिस कार डीलर से गाड़ी खरीदते हो, वो आपसे पहले लेता है जीएसटी, क्योंकि कार एक तरीके से गुड्स है ना, गुड्स है, एक गुड ले रहे हो ना, तो पहले शोरूम वाले ने आपसे जीएसटी लिया, शोरूम वाले ने लिया आपसे जीएसटी या वैल्यू एडेड टैक्स, फिर आप गए एक्साइज डिपार्टमेंट, फिर आप गए एक्साइज डिपार्टमेंट गाड़ी रजिस्टर्ड कराने, तो वो आपसे डायरेक्ट टैक्स काटता है, पता है, किसी बड़ी गाड़ी पे 1 लाख रुपए काट लेता है, कहीं 1.5 लाख, अलग अलग रेट्स हैं, ये अलग रेट्स हैं। यानी गाड़ी आप रजिस्टर्ड उस वक्त तक नहीं करा सकते जब तक आप टैक्स ना दो, डायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स कटता है आपका, बात समझ रहे हैं। और इसमें भी फाइलर और नॉन फाइलर के रेट अलग अलग हैं, फाइलर का कम है और नॉन फाइलर का ज्यादा है। तो सोचो, आपने गाड़ी जैसे ही रजिस्टर्ड कराओगे आपका एडवांस टैक्स चला जाएगा, हाँ वो ईयर एंड पर एडजस्ट हो जाएगा जो मैंने बताया। देन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन बिल्कुल है, आपने प्रॉपर्टी जैसे ही खरीदी अपने नाम पे कन्वर्ट कराने जाते हो, कुछ बड़े बड़े बंगलों पे 5-5, 6-6 लाख रुपए, आप 4-4 लाख रुपए का टैक्स एडवांस चला जाता है, तो यहाँ भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स पकड़ लेती है, भाई आप इतने अमीर आदमी हो, भाई जब इतनी प्रॉपर्टी ली है तो अब ईयर एंड पे एडजस्ट करवा लेना, आना जरूर ईयर एंड पे, वरना वो एडजस्ट नहीं होता। एयर टिकट्स बिल्कुल, आप, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, उसमें एयर ट्रेवल करने वाला नॉर्मली कुछ ना कुछ अमीर होता ही है, तो गवर्नमेंट कहती है बेटा शराफत से चलो, आपका इस पे भी आपका विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा, एडवांस टैक्स कटेगा। बैंकिंग ट्रांजैक्शन, आप लोगों को याद होगा पिछले कुछ सालों में ये चीज इंट्रोड्यूस हुई है कि नॉन फाइलर के लिए तो ज्यादा लग रहा होता है, बीच में फाइलर के लिए भी था कि आप एक दिन में 50,000 से ज्यादा विड्रॉ करो कैश तो उस पर लग जाता था, याद है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन। अभी नॉन फाइलर पे तो आज तक है, फाइलर पे नहीं है इतना। फिर क्रेडिट कार्ड्स, बेटा आप लोगों को पता है क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आप अगर कोई फॉरेन ट्रांजेक्शन करो, जैसे एसीसीए की फीस, इसको सुने गौर से, आप लोग एसीसीए की फीस जब पे करते हो तो उस पे भी आपका, अगर आप फाइलर हो तो 1% और नॉन फाइलर पे गालिबन 3% टैक्स कटता है। यानी अगर 100 पाउंड की ट्रांजेक्शन की है तो 1 पाउंड का आप पे टैक्स कट गया था, ठक चले जाता है उनके जेब में, ऐसा निजाम है। और अगर नॉन फाइलर हो तो 100 पाउंड पे 3 पाउंड का टैक्स कट के चला जाता है, लेकिन हाँ वो ईयर एंड पे एडजस्टेबल होता है। इसी तरह स्कूल फीस, अगर आपके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और उसकी एनुअल फीस 2 लाख रुपीज 2 लाख से ज्यादा है, यूनिवर्सिटीज या स्कूल में कई बच्चे पढ़ रहे हैं जो रजिस्टर्ड जगह हैं और वहां बच्चों की फीस 2 लाख साल से ज्यादा है, तो उस पर भी आपका एडवांस टैक्स कटेगा। नहीं, आप अमीर आदमी हो, अमीर आदमी हो तभी इतनी महंगी स्कूल में पढ़ा रहे हो भाई, आप अमीर आदमी हो तभी इतनी महंगी स्कूल में पढ़ा रहे हो जिसकी साल की फीस 2 लाख से ज्यादा है। ये पाकिस्तान गरीब मुल्क है, ठीक है। अच्छा, ये एक मकसद तो एडवांस टैक्स का ये है, एडवांस कितनी चीजों पर एडवांस टैक्स है। एक मकसद तो ये कि गवर्नमेंट आपको मजबूर करती है कि ईयर एंड पर रिलीफ लेने आओ, ईयर एंड पर रिटर्न फाइल करने आओ, तभी ये एडजस्ट होगा। दूसरा वजह ये है, एक वजह तो ये बताई, दूसरी वजह ये है कि आप ये जो चीजें लोग यूज कर रहे हैं इसका मतलब कुछ अमीर लोग हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो अमीर लोग हैं, तो अमीर लोग नॉर्मल कमाई भी तो कर रहे होंगे ना, तो उनके पास इतनी इनकम है कि आराम से वो ईयर एंड पे एडजस्ट करा लें। और तीसरी और सबसे अहम चीज, इन चीजों के जरिए गवर्नमेंट तुम्हें पकड़ लेगी, पकड़ती है गवर्नमेंट के जरिए कि आपने जैसे ही प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी अपने नाम पे रजिस्टर कराई, फौरन से टैक्स कट के गवर्नमेंट एफबीआर के पास जाएगा, तो एफबीआर को पॉपअप होगा, एफबीआर के सिस्टम में पॉपअप होगा कि भाई फला बंदे ने प्रॉपर्टी ली है, तो एफबीआर कई बार उसको ढूंढता है भाई ये रजिस्टर्ड, ये फाइलर है या नहीं है, और अगर ये नॉन फाइलर है तो एफबीआर उसको नोटिस भेजता है, डायरेक्ट नोटिस आ जाता है कि हाँ भाई, हाँ भाई शकूर भाई, कहां से ले ली, इनकम तो तुमने कुछ रिपोर्ट नहीं की हुई और 15 करोड़ की प्रॉपर्टी तुमने ले ली है, कहां से ले ली भाई, चलो जवाब दो, हाजिरी दो, आओ आओ, तुम्हारी हाजिरी है आज। एयर टिकट्स, ट्रैवलिंग कर रहे हो आप तो ट्रैवलिंग की सारी फॉरन जैसे ही एडवांस टैक्स उनके पास जाता है, आप पोर्टल पे जाके देखना, आपको बताएंगे हम लोग कि पोर्टल पे आपको नजर आएगा कि आपका इतनी ट्रैवलिंग की है आपने, तो इसके जरिए, इस एडवांस टैक्स के जरिए एक तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाता है, आपको ईयर एंड पे मजबूर कर देती है जाने के लिए, और तीसरा गवर्नमेंट आपको पकड़ लेती है, भाई तुम अमीर आदमी हो। आप समझ रहे हैं, ये सारे मकसद हैं। तो मैं फिर यहाँ रुकता हूँ, सब यहाँ देखें, मैं यहाँ रुकता हूँ और देखें मैंने क्या लिखा हुआ है। टैक्स पे करने के, बच्चों इधर देखो, टैक्स पे करने के दो तरीके हैं, एक विद होल्डिंग टैक्स है और एक क्या है, सेल्फ असेसमेंट। विद होल्डिंग टैक्स का मतलब इनकम आप तक पहुंचने से पहले पहले ठक टैक्स कट जाता है, ठीक है। और सेल्फ असेसमेंट का मतलब आप ईयर एंड पर अपना मुहासबा खुद करो, अपना टैक्स खुद कंप्यूट करके टैक्स डिपार्टमेंट के सामने हाजिर हो जाओ। अब विद होल्डिंग टैक्स में एक मैंने बताया फुल एंड फाइनल टैक्स, जिसके बाद फिर कोई टैक्स नहीं है, बस पूरा उसी वक्त हिसाब किताब खत्म, फुल एंड फाइनल खलास। दूसरा कौन सा टैक्स होता है विद होल्डिंग में, एडवांस टैक्स या एडजस्टेबल टैक्स।
जो ईयर एंड पर आप एडजस्ट करा लेते हो, ईयर एंड पर, तो उसमें ये सारे नाम मैंने आपको बताए, उसमें मैंने ये सारे नाम आपको बताए, देख लें भाई। अल्लाह अल्लाह। अब देखो मैं तुम्हें एक बच्चों वाली मिसाल देता हूँ। अच्छा मैं सारे रेट अज्यूम रेट यूज कर रहा हूँ, मैं सारे के सारे रेट अज्यूम रेट यूज कर रहा हूँ। ऑफिशियल रेट अभी हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा भाई, रुको। बेटा एक बंदे ने इस बार जो एक्चुअल उसकी जो ग्रॉस असली इंप्लॉयमेंट इनकम थी वो 50,000 थी। एक बंदे की इस बार एम्प्लॉयमेंट इनकम थी मिसाल के तौर पे 50,000 देखो, और एक बंदे की ट्रेडिंग इनकम यानी वो बिजनेस भी कर रहा था, एक कारोबार भी कर रहा था, एक तरफ जॉब भी कर रहा था, वो 60,000 थी। तो उसकी टोटल इनकम आ गई 1,10,000, ठीक है। अच्छा जब वो जॉब कर रहा था तो उसका सेठ उसका एम्प्लॉयर था, ये एम्प्लॉय था। तो सेठ ने इसका हर महीने थोड़ा थोड़ा पे एज यू अर्न काट के टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कराना शुरू कर दिया। तो पीरियड के एंड पे पता लगा कि इसने इसका पे की मद में पे एज यू अर्न की मद में 5,000 का टैक्स जमा हो गया है। पे एज यू अर्न की मद में इसका 5,000 का टैक्स जमा हो चुका है। ओके, अब जरा सुने, अब ईयर एंड पर ये अपना सेल्फ असेसमेंट के थ्रू अपना मुहासबा खुद करके अपना टैक्स कैलकुलेट करेगा। देखो 50,000 की इंप्लॉयमेंट इनकम है, 60,000 की ट्रेडिंग इनकम है, तो टोटल इनकम 1,10,000 आ गई। मैं अपनी तरफ से ख्यालात की दुनिया में तुम्हें टैक्स की वर्किंग करा रहा हूँ। अज्यूम करते हैं हम जिस मुल्क में है वहाँ टैक्स का रेट है, फ्लैट रेट है 30%। हम जिस मुल्क में है वहाँ टैक्स का फ्लैट रेट है 30%। तो 1,10,000 पे 30% कितना आता है, 33,000 का टैक्स आ गया। 1,10,000 का 30% आता है, 33,000 का टैक्स आ गया, ठीक है। तो अब ये जो 33,000 आया ना, इसको कई बार यूं भी बोलते हैं इनकम टैक्स लायबिलिटी, इसको बोलते हैं इनकम टैक्स लायबिलिटी। सुकून से सुने, इनकम टैक्स लायबिलिटी का मतलब, कान खोल के सुनो, इस साल का तुम्हारा एक्चुअल टोटल टैक्स बिल समझ लो, इस साल का तुम्हारा एक्चुअल टोटल टैक्स बिल। लेकिन आप टैक्स कमिश्नर को बड़े प्यार से, देखो बदतमीजी नहीं, बड़े प्यार से बोलते हैं, सर जी हमारा टैक्स तो 33,000 बना है, सर जी हमारा टैक्स तो 33,000 बना है, लेकिन यार हमने इस 33,000 में से 5,000 ऑलरेडी जमा करा दिए ना, ये देखो इस 33 में से 5 तो हमने ड्यूरिंग द ईयर ही जमा करा दिए। तो टैक्स डिपार्टमेंट वाला बोलता है हाँ 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 हाँ, तुमने ऑलरेडी 5,000 जमा करा दिए, तो 33 में से ये 5,000 यहाँ से लेस हो जाएगा, क्योंकि आपका बिल तो 33 बना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपका बिल 33 ही है। लेकिन इसमें से 5,000 आपने ऑलरेडी पे कर दिए हैं, 5,000 आपने ऑलरेडी क्या कर दिए, पे कर दिए हैं। तो अब रिमेनिंग आपको 28,000 रुपये देने हैं। तो अब समझ लो, इसको रिमेनिंग समझ लो या इसको इनकम टैक्स पेबल समझ लो। इनकम टैक्स पेबल समझ लो, और जो रिमेनिंग टैक्स आपने देना है, जो रिमेनिंग टैक्स 28,000 का अब आपने देना है, बस ये आपने जमा कराना है। इसका चालान बना के जमा करा देना, इसका चालान बना कर जमा करा देना। बात समझ रहे हो? अच्छा अब मेरी बात सुनो, बहुत ठंडे दिल से सुनो। जिस तरह यहाँ पे ही था ना, इसी तरह इसमें इंटरनेट वाला भी हो सकता है। क्रेडिट कार्ड के भी तुम्हारा एडवांस टैक्स कट जाता है, बिजली के बिलों पे अगर तुम्हारा कमर्शियल है जो अभी ऊपर पड़ा है तो उस पर एडवांस टैक्स कटता है। तुमने ड्यूरिंग द ईयर कोई गाड़ी रजिस्टर कराई है तो उस पर एडवांस टैक्स कटता है। तुमने ड्यूरिंग द ईयर, मेरी तरफ देखें, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस पर एडवांस टैक्स कटता है, ठीक है। तो अब बच्चे ने कहा वो सब यहाँ से लेस होंगे, बिल्कुल यहाँ से लेस होंगे, वो सब यहाँ से लेस होंगे, ठीक है। यानी ऐसा कितनी बार होता है, मैंने खुद देखा है कि ड्यूरिंग द ईयर हम लोग इतने खर्चे कर देते हैं कि ईयर एंड पर आपका इनकम टैक्स पेबल जीरो हो जाता है। ईयर एंड पर आपका इनकम टैक्स पेबल सिफर हो जाता है, सिफर जीरो हो जाता है, क्योंकि आपने ड्यूरिंग द ईयर इतना सारा एडवांस टैक्स पे कर दिया होता है। ये नॉर्मल है। प्लस हम पाकिस्तान में तो कितने लोग इनकम भी बहुत कम शो करते हैं, तो जब ऑफिशियल इनकम आपने ट्रेडिंग इनकम कम शो की है, तो ये वाला जो नंबर है ये कम आएगा, देखो ये वाला नंबर कम आएगा। और ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, जो टैक्स ऑलरेडी पेड, वो बहुत सारा कट चुका होता है, वो आपने ड्यूरिंग देयर बहुत सारा कटवा चुके होते हो, क्योंकि आपने प्रॉपर्टीज भी खरीदी,
एयर ट्रैवलिंग भी की, क्रेडिट कार्ड भी यूज किया, आपके बच्चों ने बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ा भी, तो ये ज्यादा होता है, ये कम होता है, तो नीचे वाला आंसर या तो जीरो आ जाता है या नेगेटिव आ जाता है। यानी मैं केस बना के देता हूँ, ठहरो। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, आपके पास ये आईटीएल का मतलब क्या है? इनकम टैक्स लाइबिलिटी। इनकम टैक्स लाइबिलिटी में देखो, सामने देख लो, इनकम टैक्स लाइबिलिटी का मतलब इस साल का एक्चुअल टोटल टोटल टैक्स बिल। तुम्हारा इस साल का एक्चुअल टोटल टैक्स बिल बना है 20,000। तुम्हारा इस साल का एक्चुअल टोटल टैक्स बिल कितना बना है? 20,000। लेकिन तुमने एडवांस टैक्स कितना जमा करा दिया था? लेस एडजस्टेबल। समझ लो तुमने पे ही जमा करा दिया है 15,000 का, और तुमने शायद कोई क्रेडिट कार्ड की मद में, क्रेडिट कार्ड की मद में तुमने 20,000 जमा करा दिए हैं, सही है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जरा तवज्जो से सुनना, सुनने और समझने वाली बात है। तुम्हारा इस साल का एक्चुअल टोटल टैक्स बिल कितना है? तुम्हारा इस साल का एक्चुअल टोटल टैक्स बिल बना 20, लेकिन तुमने जमा करा दिए 35। तुम्हारा इस साल का एक्चुअल टोटल टैक्स बिल है 20,000, जो असल टैक्स बिल बना है, बिल 20 का बना है, तुमने जमा करा दिए 35। तो इसका मतलब यार अब तुम्हें रिफंड मिलना चाहिए ना, अगर ईमानदारी की बात है तो क्या मिलना चाहिए? रिफंड। तो हाँ, ये एक ऑप्शन है, सबर से सुने। अब आपका नीचे आंसर आ गया नेगेटिव, देखो 15,000 नेगेटिव आ गया। इधर तुम लिख सकते हो इनकम टैक्स रिसीवेबल, देखो सुनो। तो अब ये 15,000, देखो इसके लिए एक ऑप्शन ये कि आप रिफंड की एप्लीकेशन डाल दो। अब वो रिफंड मिलता है नहीं मिलता, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा, उसके लिए आपकी बड़ी जान पहचान चाहिए, वो एक अलग एरिया है। क्या आपने बोला हमें रिफंड कर दो, उसके लिए ज़रा लेवल चाहिए होता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने बोला यार ये जो 15,000 अगर रिफंड आपको नहीं दे रहे, वो कोई मसले मसाले या खाना पूरी बहुत ज़्यादा है, तो आपने कहा यार ये मुझे कैरेट फॉरवर्ड कर दो, ये आराम से हो जाता है। यानी ये 15,000 आप अगले साल एडजस्ट कराओगे, अगले साल डिडक्ट करवा लोगे। तो कुछ लोगों का ऐसा भी होता है, सुकून से सुने इसको, कि वो ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं कि उनका ये वाला अमाउंट बहुत बड़ा होता है, यानी ये जो डिडक्शन है बहुत बड़ी होती है, तो नीचे इतना बड़ा इनकम टैक्स रिसीवेबल आ जाता है, तो वो उसको कैरेट फॉरवर्ड ही करा रहे होते हैं अगले कई सालों तक, फिर उनको नॉर्मल टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है, वही यूज हो रहा होता है, वही यूज हो रहा होता है। आप लोगों से पूछें, ऐसे कई लोग हैं कि जिनको फिर टैक्स देने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उन्होंने एक साथ ही इतना सारा टैक्स कटवा लिया होता है, एक साथ ही इतना सारा टैक्स कटवा लिया होता है कि अब उनका वो कैरेट फॉरवर्ड होके चलता रहता है। देख लें आराम से, मैं चुप हूँ। अच्छा देखिए, एक टर्मिनोलॉजी मैं बता दूं, अब आपको आनी चाहिए एज टैक्स फील्ड के। फिस्कल ईयर, यहाँ देखिए भाई, फिस्कल ईयर वो टाइम पीरियड होता है, फिस्कल ईयर को टैक्स ईयर भी बोलते हैं, बहुत सिंपल। फिस्कल ईयर को क्या बोलते हैं? टैक्स ईयर। तो फिस्कल ईयर वो टाइम पीरियड होता है जिसके लिए कोई भी इंसान गवर्नमेंट के सामने हाजिर होता है, उस फिस्कल ईयर के लिए कोई भी इंसान गवर्नमेंट के सामने हाजिर होता है, हाजिरी देता है, ये लो टैक्स। हाँ, एक और डेफिनेशन भी है, कंट्री प्रिपेयर्स बजट फॉर फिस्कल ईयर। कोई भी मुल्क जो अपना बजट बनाता है वो अकॉर्डिंग टू फिस्कल ईयर बनाता है। तो देखें बेटा, पाकिस्तान में ये होता है 1 जुलाई टू 30 जून। ये यूके में होता है, यूके में है फिस्कल ईयर 6 अप्रैल
टू 5th अप्रैल। ओके, हाँ। और बेटा मेरे ख्याल से अफ़गानिस्तान में है 21 मार्च से 20 मार्च, लेकिन अभी हमारे लिए यूके भी रेलेवेंट नहीं है, अभी हमारे लिए अफ़गानिस्तान भी रेलेवेंट नहीं है, अभी हमारे लिए पाकिस्तान रेलेवेंट है। हम पीके टैक्स की बात कर रहे हैं। सी ये पीके वो नहीं है, पीके प्लीज़। तो हम पाकिस्तान टैक्स की बात कर रहे हैं और उसका फिस्कल ईयर है 1 जुलाई टू 30 जून, ठीक है? अच्छा, अभी रिसेंट जो हमारा फिस्कल ईयर एंड हुआ है, बस अभी एंड हुआ है ना, सोचे ना, तो वो 19-20 फिस्कल ईयर था और उसी 19-20 का रिटर्न अब फाइल होगा, उसी 19-20 फिस्कल ईयर का रिटर्न अब फाइल होगा। तो हम आपको जो टैक्स रेट्स वगैरह नेक्स्ट मीटिंग्स में बताएंगे, तो वो 19-20 फिस्कल ईयर का ही होगा, राइट? ओके। अच्छा, मैंने अपनी अनाउंसमेंट पहले दिन भी की थी, जो आप लोगों के साथ जो पिक्चर शेयर की थी, जो वीडियो, कि इस कोर्स में हम उस बंदे को इन्वॉल्व करेंगे जो बंदा दिन रात इसका माहिर है, जो इसके साथ नहा रहा है, यानी दिन रात जिसका काम है रिटर्न फाइल करना, ऑडिट्स के साथ जवाब देना, जितनी डिफरेंट कंपनी से इसको नोटिस आ रहे हैं उन सब का जवाब देना, तो वो हमारे साथ इन्वॉल्व होगा। और ज़रूरी भी है ताकि वो उसका हाथ चले वेबसाइट पे, वो वेबसाइट खुलेगी और आपको ठक ठक सारी चीज़ें समझाएंगे, ठीक है? तो हम इंशाल्लाह आज अपना लेक्चर यहीं रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने सब चीज़ें समझ ली होंगी। अच्छा, अब देखिए उसका फ़ायदा ये है कि चीज़ें अब आपके पास एक्सेस हम दे रहे हैं ना रिकॉर्डिंग का, तो अब आप मल्टीपल टाइम सुने, किसी को रिवाइंड करना है, क्योंकि हर बंदा एक बार में नहीं भी समझ सकता, या जब आप रिटर्न फाइल करने बैठेंगे तो आपको फिर इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो ये एक्सेस आपके पास रहेगा ताकि इसको आप आराम से रिकॉल कर लें, ठीक है? ओके, चलें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।